नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के पाठ क्रमांक 1 में विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न किया था। आज की कक्षा में हम जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो किससे संबंधित होता है, जैसे कि विद्युत बल रेखाओं से संबंधित होता है, तो विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म, विद्युत बल रेखा की परिभाषा और विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या था। जैसे हमारे पास कोई आवेश Q है, इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य पावर होगी, एक ऐसी शक्ति होगी, यदि इसमें आप कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो ये आवेश इसको या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। यह थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल हुआ, किसी एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगाया गया बल। वो कौन सा बल था? कूलाम बल। जैसे जैसे इस आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तो हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो किन से संबंधित होता है। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत बल रेखा। तो आइए देखते हैं विद्युत बल रेखा क्या है। जैसे मैंने कहा, आवेश दो प्रकार के हैं, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। तो ये जो धनावेश होता है वो धनावेश है, उसके चारों तरफ एक पावर है जिसको हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र। उसी प्रकार से ऋणावेश के चारों तरफ भी क्या है? एक प्रकार की पावर है जिसे हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र। अब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये विद्युत बल रेखाओं से संबंधित होता है, इन्हें हमें चित्रित करना पड़ता है। धनावेश विद्युत बल रेखाओं का स्रोत होता है, अर्थात धनावेश क्या करेगा? विद्युत बल रेखाओं को अपने में से एग्जिट करेगा, निकालेगा। धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और ऋणावेश क्या करेगा? इन विद्युत बल रेखाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा विद्युत क्षेत्र इन विद्युत बल रेखाओं से ही संबंधित होगा। ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होंगी, एक प्रकार का वक्र होंगी, जिन्हें हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो धनावेश क्या हुआ? एक प्रकार का स्रोत हुआ, और ऋणावेश क्या हुआ? एक प्रकार का सिंक हुआ। सिंक मतलब जो ग्रहण करेगा। एक होगा स्रोत और एक होगा सिंक। अर्थात विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश में जाकर क्या होगी? ग्रहण की जाएगी। आप इस चित्र को नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत बल रेखा की परिभाषा कैसे दी जाएगी। तो जरा गौर करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर मेरे पास एक धनावेश है, मेरे पास एक धनावेश है और यहां पर एक ऋणावेश है। तो यदि मैं यहां पर धनावेश से एक विद्युत बल रेखाओं को एग्जिट करके ऋणावेश में एंटर कराऊं तो मेरे पास इस प्रकार की एक काल्पनिक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं? एक आवेश रख देता हूं। यह है परीक्षण आवेश Q नॉट। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम परीक्षण आवेश को रखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर धनावेश और यहां पर ऋणावेश है, तो आपको पता ही है कि जो परीक्षण आवेश होगा वो तो क्या होगा? एकांक धनावेश ही होगा। इसका मतलब धनावेश धनावेश की तरफ तो जाएगा नहीं, धनावेश किसकी तरफ मूवमेंट करेगा? ऋणावेश की तरफ। तो इस चित्र से हम विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन दे सकते हैं। क्या देंगे? कि विद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र है, ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके अनुदिश कौन गति करेगा? एकांक धनावेश। क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? प्लस से माइनस। तो यहां पर आप क्या नोट करेंगे कि विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या बनेगी? विद्युत बल रेखा की परिभाषा यह बनेगी कि विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र या लाइन है, रेखा है, जिसके अनुदिश कौन गति करेगा? एकांक धनावेश। क्योंकि जैसे ही अपन एकांक धनावेश गति करेंगे रखेंगे तो ये धनावेश किसकी तरफ खींचता चला जाएगा? ऋणावेश की तरफ।
ये इनके मान पर भी डिपेंड करता है कि इसका मान कितना है और इसका मान कितना है, इसका मान तो हमेशा क्या होगा, एकांक धनावेश। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं। विद्युत बल रेखा की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश एकांक धनावेश गति करेगा। विद्युत बल रेखा एक ऐसा काल्पनिक वक्र होगा जिसके अनुदिश कौन गति करेगा, एकांक धनावेश। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि विद्युत बल रेखा के गुणधर्म क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है विद्युत बल रेखाओं की, जो मैं आपको बता चुका हूं। जो धनावेश होता है वह विद्युत बल रेखा का क्या होता है, स्रोत होता है। जबकि ऋणावेश होता है वह विद्युत बल रेखा का क्या होता है, सिंक। सिंक का मतलब मैंने अभी क्या बताया, ग्राही। सेकंड नंबर आप पॉइंट परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभाषा मैंने अभी आपको नोट ही करवाई थी। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, जो हमारी विद्युत बल रेखा है, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक विद्युत बल रेखा है, मैंने खींच दी, ठीक है। ये विद्युत बल रेखा है। तो ये विद्युत बल रेखा के अनुदिश कौन गति करेगा, एकांक धनावेश। तो मैं यहां पर इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहता हूं। तो जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में तो धनावेश गति करेगा। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो यहां पर लिख देते हैं, खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट्स में कंप्लीट तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट ये होगा, आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। अगर ऐसा करती हैं तो क्या होगा, से मान लेते हैं ये एक विद्युत बल रेखा, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है। अगर ये प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस कटांक बिंदु पर क्या होगा, एक साथ में दो डायरेक्शन होगी, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, ये 1 और ये 2। तो यह प्रकृति में कभी संभव नहीं होगा कि एक ही बिंदु पर, एक ही स्थान पर दो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो, वो हमेशा एक ही होगी। तो इसे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। दो बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर वो ऐसा करती हैं तो कटांक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, जो कि संभव नहीं है। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, जैसे आपके पास विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास में हैं, जैसे 1 2 3 4। यदि आपकी बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास में हैं तो यह एक प्रकार का प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, प्रबल विद्युत क्षेत्र। और यदि आपकी विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं इस प्रकार से, तो इसकी जो पावर होगी वो क्षीण होगी, तो यह दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा।
इसमें कोई बताने वाली ज्यादा विशेष बात नहीं है, यह दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। तो यह तो है प्रबल विद्युत क्षेत्र और यह है दुर्बल विद्युत क्षेत्र। आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट 5, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर लिख लेते हैं असमरूप। असमरूप इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यदि समरूप है तो आपकी विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, एक समान होगी। सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में होगी, इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। यह होगा समरूप विद्युत क्षेत्र। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, दूरी समान हो सकती है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। दो की इधर है तो दो की इधर हो जाएगी, यह हो गया असमरूप विद्युत क्षेत्र। और यदि किनकी डायरेक्शन सेम है सभी की, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस अलग अलग है, तो इस प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड असमरूप होगा। तो कहने का मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन भी सेम होगी और उनके बीच की डिस्टेंस भी सेम होगी। और असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, अगर उनके बीच की दूरी समान है तो उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, और यदि डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये समरूप और असमरूप विद्युत क्षेत्र के चित्र होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नंबर पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर एंटर होती है। धनावेश से क्या होगी, एग्जिट होगी, और ऋणावेश में जाकर क्या होगी, ग्रहण होगी। बट यहां पर एक नोट करने वाली बात है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्र के रूप में होती है। खुले वक्र के रूप में होती है, वक्र बंद नहीं होता है, खुले वक्र के रूप में होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक चुंबक है, मैग्नेट होती है चुंबक, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है, जैसे आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र है, उसी प्रकार चुंबक के चारों तरफ भी एक पावर होती है जिसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारी चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलकर किसमें जाएगी, साउथ पोल में जाएगी। नॉर्थ पोल से निकलकर किसमें जाएगी, साउथ पोल में एंटर होगी। यदि हम चुंबक को दो भागों में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आपको पता है फर्दर हमारे पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। हमारे पास दो चुंबक बन जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये सबको पता है कि एक चुंबक के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास दो चुंबक बन जाएगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर से हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। बट ऐसा आवेशों के द्विध्रुव में नहीं है, यह चुंबकीय द्विध्रुव है और यह विद्युत द्विध्रुव है। यदि हम प्लस और माइनस के जोड़े को बीच में से ब्रेक करते हैं तो धनावेश स्वतंत्र रूप से अलग रह सकता है और ऋणावेश स्वतंत्र रूप से अलग रह सकता है। इसका मतलब धनावेश की जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो स्ट्रेट चलेंगी, वक्रित रूप में चलेंगी। ऋणावेश की जो विद्युत बल रेखाएं वो वक्रित रूप में कहीं और से एंटर होंगी, कोई दूसरे आवेश से निकल के आ सकती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस चीज को इससे समझ सकते हैं कि यदि आपका कोई धनावेश और ऋणावेश का युग्म है और यदि आप उसे ब्रेक कर सकते हैं तो धनावेश और ऋणावेश अलग अलग रह सकते हैं, परंतु चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग नहीं रहेंगे, वो हमेशा जोड़े में भी रहेंगे, जोड़े में ही रहेंगे। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे वक्र के रूप में होती है, बंद वक्र के रूप में। इससे बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था। तो विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है। वो नॉर्थ पोल से निकलेगी तो साउथ पोल में एंटर होएगी ही, कंपल्सरी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। आवेशित पृष्ठ के लंबवत होती है। इसको कैसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक पृष्ठ है और यहां पर आपने इसको आवेशित कर रखा है प्लस प्लस, तो विद्युत बल रेखाओं का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस
प्रकार से और इस प्रकार से। इसका मतलब किसी भी पृष्ठ को आपने आवेशित कर रखा है तो आवेशित पृष्ठ से निर्गत होने वाली विद्युत बल रेखा या उससे प्रवेशित होने वाली विद्युत बल रेखा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। यह भी इसकी प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, हम पेयर्स के धनावेश धनावेश युग्म के ऋणावेश ऋणावेश युग्म के चित्र बनाते हैं। ये इसमें कवर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक तो प्लस प्लस का जोड़ा है और एक मेरे पास माइनस माइनस का जोड़ा है और एक मेरे पास प्लस माइनस का जोड़ा है। तो आपको धनावेश धनावेश युग्म के लिए, ऋणावेश ऋणावेश युग्म के लिए और धनावेश ऋणावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम बनाना है। तो इसका तो आपको पता ही है, धनावेश से निकलकर किस में जाएगी, ऋणावेश में जाएगी। तो इस प्रकार का डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। धनावेश से तो एग्जिट कर दीजिए और ऋणावेश में क्या करवा दीजिए, एंटर। ये तो आप सीख चुके हैं। धनावेश धनावेश आप जानते हैं कि प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इसकी विद्युत बल रेखा इसकी विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये विद्युत बल रेखाओं को निकालेगा, एग्जिट करेगा, ये भी निकालेगा, बट ये इसको आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत बल रेखा यहां से होकर मुड़ने लग जाएंगी इस प्रकार से। तो ये आप प्लस से विद्युत बल रेखा निकाल दीजिए, इसमें भी विद्युत बल रेखा निकाल दीजिए और इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऐसा ही ऋणावेश ऋणावेश युग्म में, ऋणावेश में विद्युत बल रेखा इसमें एंटर होगी, इसमें भी एंटर होगी। इस प्रकार से आप क्या करवा दीजिए, एंटर। लेकिन इसकी विद्युत बल रेखा इसकी विद्युत बल रेखा है, क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो इसको आप क्या कर दीजिए, यहां से इस प्रकार से वक्रित कर दीजिए। तो ऋणावेश ऋणावेश समान आवेश हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि असमान आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उनकी विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, एक से एग्जिट होकर दूसरे में एंटर करे जाएगी। तो ये इन तीनों का क्या होगा, डायग्राम होगा। यहीं से हमारा एक टॉपिक पॉइंट और बनता है, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ये क्या है, उदासीन बिंदु क्या होता है, यहां से हम समझ सकते हैं समान प्रकृति के, यहां से हम इसको मिटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य हमारे पास एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जहां पर आपको एक भी विद्युत बल रेखाएं नहीं मिलेगी, अर्थात वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य। सही है कि यदि आपके पास समान प्रकृति के आवेश हैं तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। यहां पर लिख देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर विद्युत बल रेखाएं नहीं मिलेगी, और विद्युत बल रेखाएं नहीं मिलेगी तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो यहां पर कोई भी आवेश रख देंगे उस पर किसी भी प्रकार का बल का अनुभव नहीं किया जाएगा। तो यह होगा उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु की परिभाषा हम लिख लेते हैं, क्या होगी, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य समान प्रकृति के आवेशों के मध्य स्थान, जहां पर क्या क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। बल रेखा क्या होगी, अनुपस्थित। पॉइंट बना के लिख लेते हैं, बल रेखा क्या होगी, अनुपस्थित होगी, और किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं किया जाएगा। आवेश द्वारा F बराबर भी कितना होगा, 0। यह होता है उदासीन बिंदु। तो आप उदासीन बिंदु को इस प्रकार से समझ सकते हैं और इसको चित्र में भी ड्रॉ कर सकते हैं। यह हमेशा होगा धनावेश धनावेश और ऋणावेश ऋणावेश, अर्थात समान प्रकृति के आवेशों के मध्य। तो एक बार उदासीन बिंदु को, परिभाषा को फिर से रिपीट कर लेते हैं। दो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य ऐसा स्थान जहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, प्रतिकर्षित होगी, और ये इस स्थान पर ना तो विद्युत क्षेत्र होगा, ना विद्युत बल रेखा होगी, ना ही क्या लगेगा, किसी प्रकार का बल का अनुभव किया जाएगा। आप इसे नोट कर सकते हैं।
एक पॉइंट और है, वो भी आप नोट कर सकते हैं कि यदि आपके पास आवेशों का मान समान नहीं है, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक Q1 आवेश है और एक ही Q2 आवेश है, और इस पर एक कंडीशन लगा देता हूं Q1 इज लेस देन Q2, अर्थात इसका मान इससे कम है। तो यदि आपको इसके मध्य उदासीन बिंदु निकालना है, जैसे मान लेते हैं ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो आपको पता है दोनों प्लस अपने में से विद्युत बल रेखाओं को क्या करेंगे, निष्कासित करेंगे। आपको इसका मान तो कम है, इसका मान ज्यादा है, तो उदासीन बिंदु मिलेगा तो इनके बीच में कहीं, बट कहां मिलेगा, उदासीन बिंदु कम परिमाण वाले आवेश की तरफ खिसक जाएगा। ये इनके मान पर डिपेंड करता है, इनको चित्रित करके कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो यहां पर यदि Q1 आवेश का मान छोटा है तो उदासीन बिंदु मध्य क्षेत्र से थोड़ा सा इधर विस्थापित हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, और यहां पर हम लाइन खींच लेते हैं। अगर मध्य बिंदु पर होगा तब तो दोनों आवेशों के मान समान होंगे, और यदि आवेशों के मान समान नहीं है, इस प्रकार की कंडीशन है, तो कम परिमाण वाले आवेश की तरफ आपका उदासीन बिंदु पहुंच जाएगा। अब यहां से विद्युत बल रेखाओं को इस प्रकार से आप चित्रित कर सकते हैं। ये प्लस से निकाल दीजिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। इस प्रकार का डायग्राम हम बना सकते हैं असमान परिमाण के आवेशों के लिए। आप इसे नोट कर सकते हैं। वह है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट वेक्टर पी। तो देखते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, आपके पास एक धनावेश है और एक आपके पास ऋणावेश है, अर्थात आपके पास दो आवेश हैं लेकिन उनकी प्रकृति क्या है, अलग अलग है। तो समान मान के दो आवेश होने चाहिए और उनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। यदि इन आवेशों के युग्म को आप यदि पास पास में रख दें अति निकट, तो जो प्राप्त निकाय होगा वह हमारा कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। तो वास्तव में विद्युत द्विध्रुव क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव हुआ समान मान के, मान समान होना चाहिए आवेश का, समान मान के और विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि आप अल्प दूरी पर व्यवस्थित करेंगे तो ये जो हमारे पास निकाय प्राप्त होगा यह होगा विद्युत द्विध्रुव। तो आप इसको इससे समझ सकते हैं, इसको आप चित्रित भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं इसको यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, मिड में ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से यहां से सेंटर पॉइंट से ऋणावेश की जो दूरी होगी वह होगी स्मॉल ए, और सेंटर पॉइंट से धनावेश की जो डिस्टेंस होगी वह भी होगी स्मॉल ए। अर्थात इन दोनों आवेशों की जो मध्य की दूरी होगी वह कितनी होगी, 2a होगी। टोटल दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 2a। यहां पर हम लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये बनेगी समान मान के और विपरीत प्रकृति के आवेशों को यदि आप अल्प दूरी पर व्यवस्थित कर देंगे तो प्राप्त निकाय क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव। हम इसे लिख भी लेते हैं, समान मान व विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म, आवेशों का युग्म क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये तो इसका डायग्राम हो गया, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है P, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू डी। P बराबर Q इंटू डी। यहां पर Q क्या चीज है, इन आवेशों का मान, आवेश का मान तो समान है तो Q तो एक बार ही आएगा, Q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, और D क्या है, इन आवेशों के मध्य की दूरी। अब इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी थी, 2a। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला Q इंटू 2a। तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू डी, Q इंटू 2a। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी द्विध्रुव के आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। यह क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है उनके आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल। ठीक है, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा।
अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, वो देखते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा P इज इक्वल टू QD, आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा कहां से कहां होती है, ये इसका पॉइंट भी लिख सकते हैं। यह एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां बताई थी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये आपको ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, प्लस माइनस नहीं, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेंगे, वहां थोड़ा अलग तरीके से है, विद्युत ऋणात्मकता के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, वहां पे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो टॉपिक है बेसिकली आपकी केमिस्ट्री में ही वर्क करेगा। अब कैसे वर्क करेगा वो हम देख लेते हैं। भौतिक सामर्थ्य, जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसका हमें भौतिक सामर्थ्य निकालना है। भौतिक सामर्थ्य क्या होगा, कहां कहां काम आता है। तो आपका कोई अणु ध्रुवीय है, ध्रुवीय अणु या अध्रुवीय अणु, इसका पता लगाने के लिए कि यदि आपका अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का उपयोग लेना पड़ेगा। जैसे ध्रुवीय अणु का मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं NaCl, Na प्लस है और Cl क्या चीज है, माइनस। उसी प्रकार H प्लस है और Cl क्या है, माइनस। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका H2O है, जो आपका H2 है, एकदम बहुत है इतना, ये डायग्राम नहीं आएगा, यहां पर लिख देते हैं H2O। वैसे अमोनिया भी होता है, NH3, एक और लिख लेते हैं NH3। तो NaCl, HCl, अमोनिया, NH3, H2O, ये सारे के सारे ध्रुवीय अणु हैं। अगर आपका कोई भी अणु ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन है, P इज नॉट इक्वल टू 0। अगर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो वह अणु ध्रुवीय होगा, और यदि आपका अणु अध्रुवीय है तो इसका मतलब उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 0। तो जिन अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा वह अध्रुवीय होगा, और जिनका नॉन 0 होगा वह कौन सा होगा, ध्रुवीय। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं CO2। यह अध्रुवीय अणु है। कैसे, जैसे यहां पर मैं लेता हूं C और यहां पर लिखता हूं O, तो O माइनस है और C प्लस है। आपके पास दो द्विध्रुव बन जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहां पर एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस इधर, दैट इज P1, और एक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होगी, इधर, दैट इज P2। इसका मतलब CO2 अणु में आपके दो द्विध्रुव बनेंगे, एक ये और एक ये। इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान तो समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। इसका मतलब जितने भी रेखीय अणु हैं, लगभग मोस्ट ऑफ, जैसे H2, N2, CO2, इनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो कितना आता है, 0 आता है। अर्थात डायपोल मोमेंट का उपयोग हम कहां करेंगे, अणु का ध्रुवीय और अध्रुवीय का पता लगाने के लिए कि अणु ध्रुवीय है या अध्रुवीय। ये बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा, कंडेंसर के चैप्टर में, तो आप इसको समझ सकते हैं। P इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज ध्रुवीय। P इज इक्वल टू 0, दैट इज अध्रुवीय। ये इसकी मेन कंडीशन है। ठीक है, इनके एग्जांपल है NaCl, HCl, H2O, NH3, CO2, H2 एंड N2। इसकी एक स्ट्रक्चर मैं आपको और ड्रॉ करके बताता हूं। H2O जैसे यहां पर होता है H2 अणु,
तो H2O में क्या है, एक तो ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन, O- और H+। तो एक तो पेयर बनेगा ये वाला और एक पेयर बनेगा ये वाला। इसका मतलब -2+, एक पी डायपोल मोमेंट इधर होगा और एक डायपोल मोमेंट कहां होगा, इधर। इसका मतलब आपके पास दो सदिश राशियां प्राप्त हो गई, दैट इज P1 एंड P2, और इनके मध्य एंगल कितना है, थीटा। तो दो सदिशों के मध्य यदि एंगल थीटा है तो इनका परिणामी यहां पर आपको प्राप्त होगा, रिजल्टेंट P। इसका मतलब आपके पास जो डायपोल मोमेंट है वो 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब H2O कैसा अणु है, ध्रुवीय, पोलर। आप इसे नोट कर सकते हैं।